सर्दी जुकाम जो फ्लू होता है, फ्लू में फीवर बहुत तेज आता है। तो अमूमन छोटे बच्चे जो 6-7 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, अचानक बहुत तेज बुखार आने से, बुखार की गर्मी से उनको दौरा आ जाता है। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लवकुश तिवारी। हमारे साथ हैं सुल्तानपुर जिले के ही नहीं बल्कि प्रदेश के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय मिश्रा जी। मिश्रा जी से हम आज कोरोना की तीसरी लहर और उससे बच्चों के ऊपर पड़ने वाले असर के संदर्भ में बातचीत करेंगे। तो चलिए सीधे बातचीत करते हैं डॉक्टर संजय मिश्रा जी से। मिश्रा जी, भगीरथ प्रयास के इस चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। मैं अपने हजारों दर्शकों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने को है। कुछ राज्यों में तो अभी भी कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है, जैसा कि अभी 10 राज्यों में आज के अखबारों में भी है, आप लोगों ने देखा। तो कोरोना की यह तीसरी लहर बच्चों पर क्या प्रभाव डालेगी? जैसे कहा जा रहा है कि बच्चों के ऊपर ज्यादा खतरनाक होगी है, तो उस संदर्भ में एक चिकित्सक, एक बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में आप क्या देखते हैं? देखिए, इसके कोरोना के बारे में तो सबको मालूम है कि हर आयु के हर इंसान के ऊपर इसका दुष्प्रभाव है, होना ही है। और बच्चों में अब जो कुछ स्टडीज आई हैं वो कह रही हैं कि बच्चों में दुष्प्रभाव ज़्यादा होने वाला है थर्ड वेव में। जी। बाकी अभी एम्स की कुछ स्टडी है, वो कह रहे हैं कि नहीं, बच्चे भी होंगे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होंगे। कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स हैं जी। लेकिन फिर भी हम लोगों के पास बचाव के अलावा ये ऐसी बीमारी है, ऐसी महामारी है जिसमें बचाव के अलावा इलाज बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आदमी ये सोच रहा है कि हमको कोविड हो जाएगा और हम अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे तो हमारी गारंटी है कि हमारा बच्चा या हमारा रिश्तेदार या हम खुद बच जाएंगे, तो ये उसकी भूल है। क्योंकि आज भी मेडिकल विज्ञान के पास कोविड का एग्जैक्ट इलाज, एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं है। जी। हम लोगों के पास बचाव भी इसका एक रास्ता है। और बच्चे ये देखा गया है कि उनके अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो बेटर होती है कंपेयर इस कोविड से लड़ने वाली जी बड़े बड़े लोगों की अपेक्षा। जी। लेकिन थर्ड वेव का जो भी है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं जी। ये कंप्यूटर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बताया हुआ है कि ऐसे ऐसे होना है जी। और सही स्थिति तो जब ये एकदम आएगी तभी हम लोगों को पता चलेगी कि कैसा कर रहा है। लेकिन जो भी अभी तक जो दिख रहा है कि जो बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके अंदर काफी सीरियस हो रहे हैं और उनकी जान बचने की उम्मीद काफी कम है। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन के रूप में प्रेजेंट करता है और एक बार जो उसमें आता है तो उससे सर्वाइवल फिर बहुत कम हो जाता है। लगभग हर अंग पे असर डाल रहा है बच्चों के। जिन बच्चों में देखा गया, करीब 28-29 बच्चों की एक स्टडी थी दिल्ली की, जिसमें उन्होंने देखा कि अच्छा नहीं है, बड़े लोगों की अपेक्षा इसमें ज्यादा खतरनाक है। पहली और दूसरी लहर जब आई थी तो इसमें भी कुछ बच्चे प्रभावित हुए थे। हाँ, तो इसमें अपने सुल्तानपुर से भी कुछ बच्चे थे। अब देखिए, पहली लहर तो इतनी ज्यादा कोविड लॉकडाउन के चक्कर में हम लोगों को भी सब बंद था, इसलिए इतना नहीं बता सकते जी। लेकिन सेकंड वेव में भी कोविड में बच्चे भी पॉजिटिव हुए थे, लेकिन बच्चों ने इसको अच्छा बर्दाश्त किया था कम। लेकिन फर्स्ट वेव में बच्चे बच गए थे, सेकंड वेव में काफी बच्चे इन्वॉल्व हुए। उसी को लेते हुए कहा जा रहा है कि जो थर्ड वेव आएगी जिसमें कि उसका कोरोना ने अपना चेंज कर लिया है, थोड़ा वेरिएशंस कर लिए हैं, तो उनके अंदर इफेक्ट इसका ज्यादा होगा। तो बचाव, अभिभावक जो है अपने नौनिहालों का बचाव कैसे करें? क्या बचाव के वही जो गोल्डन रूल्स हैं पहले के कि आपको एक तो घर से बाहर ज्यादा ना निकलें, आवश्यक होने पर ही निकलें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। अमूमन बच्चे घर से बाहर ज्यादा नहीं आते हैं, वो इनफेक्ट उन्हीं से होते हैं जो बाहर जाते हैं, अर्थात घर के जो बड़े लोग बाहर जाते हैं वहां से बीमारी लेके वो घर में आते हैं।
और घर के बच्चों को बीमार करते हैं। और वही तो कोई बच्चा अपने आप एक्सेप्ट खेलने के अलावा तो जाता नहीं है बाहर, और 10 लोगों से ज्यादा मिलता भी नहीं है। यानी घर के बड़ों से भी बड़ों से ही खतरा है, बड़ों से ही ज्यादा खतरा है। तो वो जो हाथ की सफाई करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क पहनना, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलना, अनावश्यक रूप से बाहर ना जाना, बाहर की चीजों का नहीं खाना, ये सब चीजें हम लोग को बचाव करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, कोई बच्चा बीमार हो रहा है तो कैसे उसका लक्षण पता चले कि कैसे इस बीमारी की ओर जा रहा है? लक्षण केवल सर्दी जुकाम बुखार के रूप में होगी। जैसे बड़े लोगों में सर्दी जुकाम बुखार होता था, वैसे ही उस पर भी अंदर होगा, सर्दी जुकाम बुखार के रूप में प्रेजेंट करेगा। आपको सजग रहते हुए, जागरूक रहते हुए तुरंत उसकी जांच करानी पड़ेगी, तुरंत आपको कोविड RT-PCR कराना पड़ेगा। और कोविड RT-PCR अगर पॉजिटिव आता है, उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से जो बड़े लोगों का प्रोटोकॉल है वही बच्चे में भी लागू, बच्चों के लिए भी वही लागू है। लेकिन बहुत सारी दवाइयां हैं जो बड़ों में इस्तेमाल करी जाती थी, उनका यूज बच्चों में रेस्ट्रिक्टेड है, नहीं यूज हो सकती है। ये चीजें काफी चिंताजनक है कि जिन दवाओं को हम लोग फ्रीली एंटीवायरल हैं वो सब में यूज करते रहते थे, बड़ा अभी बीमार कर रहा है, बच्चों में उनकी अभी परमिशन नहीं है, अभी उनका यूज नहीं है। तो ये एक चीज और चिंताजनक है कि आसपास जो उससे लड़ने के हथियार हैं वो कम है। जी जी। बच्चे के लिए आसपास हथियार कम है, बड़े लोगों के पास तो कुछ है। तो डॉक्टर साहब, ये शिशुओं में भी असर कर सकता है? हाँ, शिशुओं में भी करता है। शिशुओं में कई सारे बच्चे थे जिनमें देखा गया कि वो पैदा होने के बाद ही पॉजिटिव हो गए, लेकिन उनको ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई। जी, ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई, वो आसानी से निकल आए। बल्कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, शायद गोरखपुर के आसपास एक महिला थी, वो कोविड पॉजिटिव थी और उसके बच्चा डिलीवरी हुई थी और उसने इतना ज़्यादा मास्क और वो सब अपना सावधानी रखी कि वो बच्चा पॉजिटिव नहीं होने पाया। और लगातार उसको अपना दूध भी पिलाती थी, अपने पास भी रखती थी, लेकिन वो इतनी जागरूक और समझदार महिला थी कि उसने अपने बच्चे को बचा लिया उससे। खुद वो बीमार रही लेकिन बच्चा उसका बच गया। तो शिशुओं को बचाने के लिए माताएं जो नवगर्भवती या नव प्रसूता होंगी, उनको क्या करना चाहिए? अब अगर वो कोविड पॉजिटिव होगी जी, उसका बिल्कुल ही अलग सिस्टम होगा, वो तो अलग आइसोलेशन में रहेंगी और ये सब रहेगा जी। और बच्चे को जैसे उसमें भी है कि अगर नव प्रसूता महिला है उसको बच्चे को दूध पिलाना, वो पॉजिटिव है और बच्चे को दूध पिलाना है, करना है, तो उसको डबल मास्क लगा के करना होगा और हाथ को साफ करना पड़ेगा, अपना हाथ धोते रहना पड़ेगा जी। बच्चे को एक्सपोजर से बचाना पड़ेगा जी, ये मेन चीज है। और बच्चे ज्यादातर जो नियोनेट्स जो पॉजिटिव हुए हैं उनके अंदर कोई बहुत दिक्कतें नहीं हुई, वो जल्द मतलब पॉजिटिव हो गए, बहुत जल्दी निगेटिव हो गए, ठीक हो गए जी जी। उनके अंदर मतलब जान के खतरे नहीं हुए। लेकिन जो थोड़े बड़े बच्चे थे 1.5 साल 2 साल 2.5 साल वाले, आगे कितना तक? आगे से भाई ये 14 से 18 पीछे 14 को 18 तक लेते हैं, लेकिन जो ज्यादातर ये है 4-5 साल तक वालों में ज्यादा दिक्कत। और अभी तो बच्चों का वैक्सीनेशन भी नहीं स्टार्ट हुआ है, सितंबर में स्टार्ट होने वाला, ट्रायल्स हो गए हैं उसके जी, सितंबर से वो भी स्टार्ट होगा। तो जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तो बच्चे तो वैसे ही हाई रिस्क हैं। तो आप तो चूंकि मेडिकल फील्ड में काफी उससे जुड़े हुए हैं, तो ये तीसरी वेव बच्चों वाली कब तक आने की उम्मीद मेडिकल? ये कहा जा रहा है कि सितंबर में पीक करेगी। इसी सितंबर तो अगले महीने, हाँ सितंबर में पीक करना है इसको। और अब ये वही है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जी जी जी। IIT कानपुर वगैरह के जिनके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके हिसाब से उन्होंने प्रेडिक्ट किया हुआ है कि सितंबर में ये पीक करेगी एकदम जी जी जी। और बल्कि इसका मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि इसका एक्सपोनेंशियल राइज होगा एकदम से, मतलब जैसे कई हजारों गुना की रफ्तार से बढ़ना, जैसे पिछली वेव हुई थी उसी स्पीड से बढ़ना चालू होगा जी जी जी। तो हम लोगों के पास सावधानी ये है कि हम लोग बचाव रखें, मास्क पहन के रहें, हाथ अपना धोते रहें, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और ज्यादा से ज्यादा घर में रहें, बाहर अनायास घर से बाहर ना निकलें। ये बच्चों के अलावा बड़ों को भी पालन, जिनके घरों में बच्चे हैं जी, बच्चों को बचाने, अपने बच्चे को बचाने के लिए आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी जी। तो जैसे बड़े लोग हैं आते ही घर में बच्चों से एकदम खेलने लगते हैं, उनको छूने लगते हैं, वो नहीं, पहले अपने बाहर के कपड़े बाहर उतारें, फिर हाथ साफ करें, सैनिटाइज करें, तब अपने बच्चे को गले लगाएं। डॉक्टर साहब, आप जनपद सुल्तानपुर के
काफी प्रतिष्ठित और बाल रोग विशेषज्ञ जी। हैं, तो जाहिर सी बात है जब ये कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो बच्चों का फ्लू आपकी तरफ भी बढ़ेगा, तो ऐसे में कुछ तैयारियां आपने कर रखी हैं या बाकी के आपके जैसे बाल रोग विशेषज्ञ जो यहाँ होंगे? जी देखिए, ऐसा है कि उसमें तो फिर गवर्नमेंट गाइडलाइंस आएंगे ना जी। अभी तक तो कोई इस तरह का निर्देश है नहीं जी। अभी तो हम लोगों के पास ये है कि ऑक्सीजन मेंटेन करना है। ऑक्सीजन के लिए कोशिश है कि आगे जैसे सेकेंड वेव में कमी हुई थी, ये सब हुआ था, उस चीज को हम लोग अवॉइड कर सकें, बचा सकें जी। और जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा तो गवर्नमेंट गाइडलाइन आएगी। यही हम लोग मनाते हैं कि ना ये सब ना है सही बात है, लेकिन फिर वो गाइडलाइन के हिसाब से कि उसको हम लोगों को रखना है, अपने पास रखना है, कि गवर्नमेंट फैसिलिटी में भेजना है, कि हायर सेंटर में भेजना है, क्वारंटीन में कराना है, कैसे करना है, तो जैसे ही वो आएगा तुरंत सरकार की तरफ से जो निर्देश प्राप्त होगा उसी आधार पर हम लोग करेंगे। बात कोरोना की ना करते हुए सीजनल बुखार की करें, तो जैसे अभी कुछ दिनों पहले तक गोरखपुर में दिमागी बुखार और इस प्रकार के तमाम रोग होते थे। अपने यहाँ अपने आसपास सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, इस प्रकार के जो इलाके हैं अपने आसपास के, इसमें भी इस प्रकार के कोई रोगी बच्चे पाए जाते हैं? पहले की अपेक्षा जब से सरकार के द्वारा प्रयास किए गए इंसेफेलाइटिस का, जेई का वैक्सीनेशन और ये सब करके साफ सफाई पे ध्यान देना, ये सब करना कराया गया है, पहले के कंपेरिजन में बहुत 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 कम हो गया, बहुत कम हो गया है कि अब शायद 15-20 दिन 25 दिन में कोई भी इस तरह का एन्केफेलाइटिस टाइप का पेशेंट दिखाई देता है, आता है, जिनकी संख्या पहले रोज 2-3 पहले भी कितना दिन हो गए, मतलब 3-4 साल पहले, 4 साल पहले जी बहुत। जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है उसके बाद से एकदम से ड्रास्टिक चेंज होना चालू हुआ है। नहीं तो यहाँ भी जी बहुत अभी दिमागी बुखार के मरीज अच्छे पाए जाते थे, अच्छी खासी मात्रा में आते थे पहले, लेकिन अब वो एकदम से नगण्य के आसपास पहुंच रहा है। जी जी जी। ये बारिश का महीना है, सीजनल बीमारियां भी इसमें बहुत होती होंगी, बच्चों को ज्यादातर इसमें क्या बीमारियां होती हैं? अब इस टाइम जो प्रेजेंट उसमें तो है फ्लू। अच्छा, फ्लू भी एक वायरल बीमारी है, इसका तो मौसम इसी टाइम पे इसी मौसम में आती है जी। इस वक्त तो फ्लू आप देखिएगा लगभग बड़े बूढ़े बच्चे सभी इस वक्त सर्दी जुकाम बुखार से ग्रस्त हैं। तो फ्लू है, फ्लू के लिए तो आपको थोड़ा सा सावधानी हुई है कि कॉन्टैक्ट से बचें। अगर किसी को सर्दी जुकाम है तो बाकी लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें जी। और बाकी पेट से संबंधित बीमारियां इस वक्त बहुत ज्यादा बारिश के पानी की वजह से, तो उसके लिए एक जरूरी चीज है कि हम लोग अपना खान पान साफ रखें, बाजार की चीजें न खाएं, पानी उबाल के पिए। स्पेशली बच्चों के लिए क्या किया जाना चाहिए? बच्चों के लिए सबसे पहले जरूरी चीज है कि पानी की सफाई रखी जाए जी, और उनका खान पान जो बाजारू चीजें खाने की आदत होती है उस चीज को बचाया जाए इस टाइम पे जी। और जो बच्चे दूध पीने वाले बच्चे हैं उनको माएँ ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि केवल अपना दूध दें, ऊपर का दूध न दें जी। और अगर मजबूरी है ऊपर का दूध देने की तो उसको बोतल का प्रयोग न करें, शीशी का प्रयोग न करें, अच्छे से अपना साबुन से हाथ साफ करके कटोरी चम्मच का प्रयोग करें, कटोरी चम्मच का प्रयोग करें, तो उससे बीमारियां अपने आप घटने लगेंगी जी। और सर्दी जुकाम जो फ्लू होता है, फ्लू में फीवर बहुत तेज आता है, अमूमन छोटे बच्चे जो 6-7 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, अचानक बहुत तेज बुखार आने से बुखार की गर्मी से उनको दौरा आ जाता है जी जी जी। वो चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि सर्दी जुकाम है और फीवर हो रहा है तो माएँ उनको ऊनी कपड़े पहना देती हैं, कंबल में लपेट दे रही हैं। कई 2-3 पेशेंट हम लोगों ने देखे जिनको ओवर क्लोजिंग थी, तो कंबल में। डॉक्टर साहब, ये बारिश के सीजन की बीमारियां अभी आपने बताई जी। बारिश के जस्ट बाद ठंडी का महीना आता है, थोड़ा गर्म रहता है, थोड़ा ठंडा होता है, जैसे अक्टूबर के बाद जो स्थिति आती है उस पीरियड में भी बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं। ये वही जैसे जो सीजनल फ्लू अभी चालू हुआ है, यही फ्लू आपका आगे तक खींचेगा। अच्छा, ये अक्टूबर नवंबर तक चलेगा, पीक करेगा जी। उसके बाद भी जैसे जैसे मौसम ठंडा होने लगेगा, वातावरण ठंडा होने लगेगा, जो तरह तरह के वातावरण में वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, ये अपने आप शांत होने लगते हैं। और क्योंकि हम लोग ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी और उपवास ये सब चीजें जो है। अच्छा, और बच्चों में आजकल स्किन डिजीजेज में भी बहुत, जैसे दांत खाज टाइप की चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। माएँ छोटे बच्चों को खूब सारा तेल लगाती हैं जी जी जी। उसके बाद तेल लगाने के बाद
खाल को साफ नहीं करती मालिश करने के बाद, उसको लगा रहने देती हैं। तो बच्चों में जो तेल है, पसीना है, प्लस कपड़े साफ नहीं रहते हैं, इनकी वजह से उनके अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, वो बच्चे को काफ़ी कष्ट देते हैं। तो उसके लिए यही कि अगर आपको तेल लगाना है तो आप लगाइए, लगाने के बाद पूरी खाल को गीले कपड़े से पोंछ के साफ करिए। खाल पे ऑयल चिपका नहीं रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए, स्किन साफ रहनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बच्चे जो कुछ बच्चों में देखा गया है चिड़चिड़ापन आता है, तो चिड़चिड़ापन कोई बीमारी है, क्यों ऐसा क्यों है? चिड़चिड़ापन का देखिए प्रमुख कारण एक तो है हम लोग के यहाँ पे कुपोषण होता है थोड़ा जी, कि समय रहते हैं माताएं जो हैं बच्चों को ठोस आहार की तरफ नहीं लेके जाती हैं जी। बच्चे अमूमन जो है 6 महीने के उम्र के बाद बच्चे को आहार देना शुरू कर देना चाहिए, ठोस आहार शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ प्रथा है कि माँ जो है या परिवार वाले दूध पे ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अगर माँ का दूध कम पड़ने लगा तो ऊपर के दूध के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और आहार न देने की वजह से जब शरीर में धीरे धीरे कुपोषण ग्रहण करता है तो बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। और पोषण न पाने की वजह से शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, आयरन की कमी होती है। आयरन की कमी अपने आप में स्वभाव में चिड़चिड़ाहट पैदा करती है। इसलिए जरूरी होता है कि आप समय रहते आहार देना शुरू करें जी। और तो नॉर्मल इसका गाइडलाइन है लगभग 6 महीने से आप आहार दीजिए जी। और बच्चा चूंकि उसका चबा पाता नहीं, दांत नहीं होते, तो हाथ से मुलायम करके या अच्छे से गला के बनाइए। और 8 महीने तक प्रयास ये रहना चाहिए कि बच्चे को माता पिता की थाली का परसा खाना खाने लगना चाहिए। अच्छा, अपने आप बच्चा खाने लगेगा, नहीं इंटरेस्टेड हो जाए बच्चा खाने लगे, मालूम माता उसके लिए अलग से आपको ज्यादा नहीं बनाने की जरूरत, अपनी थाली में से खाना लीजिए जो उसका मसाले का उसका उसको बच्चे को हाथ से मुलायम कर करके आप देते रहिए जी। और दूध की मात्रा जो बच्चा आहार ले लेगा, दूध अपने आप धीरे 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 ग्रेजुअली कम होता चला जाएगा। तो उसका जो पेट खराब होता है दूध ज्यादा अधिकता से, वो भी कम हो जाएगा। और दूसरी जो बाजारू खान पान अमूमन लोग शुरू करा देते हैं कि बिस्किट्स देने लगे या इस तरह की चीजें देने, नमकीन खिलाने लगे, ये सब खिलाने लगे। इन सब चीजों की वजह से बच्चे को स्वाद खत्म हो जाता है घर के खाने का। फिर वो दोबारा घर का खाना खाना पसंद नहीं करता, फिर वो उल्टी सीधी चीजें खाएगा और धीरे धीरे ग्रेजुअली और कुपोषण में जाएगा। यानी आप जो ये कोई जो नमकीन टाइप का आता है, कोई चॉकलेट टाइप का आता है, ये सब चीजों इसकी को इसको अवॉइड करें, इन सब चीजों से दूर रखें बच्चे को। उसको क्योंकि जिंदगी भर को आपको घर का खाना ही खिलाना है, वही चीज सिखाएं जो उसको आगे चल के बच्चे को मदद तो करे। ये जो बाहर के जिसको चॉकलेट खाओ या बच्चे जो भी बोलते हों घर के लोग, तो वो उसको खाने से शरीर पे क्या उसके असर पड़ता है? देखो शरीर पे उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। क्या होता है कि वो कैलोरी डेंस फूड होते हैं, उनका अंदर कैलोरी ज्यादा होती है, न्यूट्रिशन नहीं होता है। शरीर को हमारे न्यूट्रिशन चाहिए होता है, कैलोरीज के साथ साथ न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है। तो जब आपका बच्चा ज्यादातर हाई कैलोरी फूड ले रहा है तो उससे क्या होगा, उसको भूख नहीं लगेगी। फिर आपने अगर बच्चे को एक चॉकलेट का बड़ा सा टुकड़ा खिला दिया तो फिर वो घर का खाना फिर आपका नहीं खाने वाला है। बिल्कुल। और उस कैलोरी की वजह से कभी कभार क्या रहता है कि बच्चे का वेट मेंटेन रहता है जी, वजन मेंटेन रहेगा क्योंकि कैलोरी ले रहा है। दूध अगर आप ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं, दूध में घी होने की वजह से वेट मेंटेन रहेगा, लेकिन हीमोग्लोबिन कम मिलेगा, खून कम मिलेगा। यानी दूध भी ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, दूध भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। आहार जब समय आया, जब दांत भगवान ने दिए 6-7 महीने की उम्र से टीथिंग स्टार्ट हुई जी, तो इसीलिए तो दिए कि आप खाना खाना शुरू करिए धीरे धीरे। जी जी, दूध पीने के लिए भगवान दांत देते नहीं। हैं। तो जब आप आहार लेंगे तो आपको शरीर की जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की और सब चीजों की जो जरूरत होती है वो पूरी हो जाती है। और अमूमन हम लोगों का जो घर का खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी जो हम लोग खाते हैं, वो अपने आप में बैलेंस डाइट होती है। थोड़ा मेडिकल फील्ड से जरा सा हटके जो है एक सवाल मेरा ऐसा है जी। कि ये आजकल बच्चे 2 साल के हुए नहीं कि माँ बाप उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं जी। जिसकी वजह से वो उनका रुझान जो है धीरे धीरे पढ़ाई या और बाकी सब चीजों पे कम हो जाता है और बच्चा मोबाइल का ही जिद करने लगता है। इसके लिए मेडिकल फील्ड हट के नहीं है, ये मेडिकल फील्ड में इंक्लूडेड है जी। ये चीज इसकी ये देखा गया है कि इसको हम लोग मेडिकल फील्ड में बोलते हैं स्क्रीन टाइम। जी 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 जी। जो स्क्रीन टाइम है ये बच्चों की जो अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है उसने रिकमेंड किया हुआ है
कि लेस देन 2 इयर्स में तो स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। जी, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के मानसिक विकास पे असर डालता है। जी जी जी। और ये देखा गया है कि बच्चों को सोचने समझने की जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है जी, उसके डेवलपमेंट में हैम्पर करता है। तो इसलिए लेस देन 2 इयर्स तो स्क्रीन टाइम 0 है। फिर उनका 2 से 6 साल के ऊपर है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि 30 मिनट से 40 मिनट के बीच में, और वो भी है कि कंटिन्यूएशन में नहीं होना चाहिए। आंखों पे ब्रेक का असर पड़ता होगा। ब्रेक बिल्कुल। बल्कि अभी भी एक कुछ दिन पहले एक खबर आप शायद देखी भी होगी, दैनिक जागरण में या किसी पेपर में आई भी थी जी, कि जब से ये ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है बच्चों की मोबाइल में, तो उसमें लगभग 10% बच्चों की आंख में धैंगापन आ गया है, और 18% के आसपास बच्चे हैं जिनकी आंख कमजोर हो गई है। और चूंकि अब एक बार बच्चे जब ऑनलाइन के लिए मोबाइल आ गए तो फिर वो पढ़ाई के बाद फिर वो गेम खेलने सब चलता रहेगा। तो इसके लिए तो एक इलाहाबाद मेट्रो कॉलेज में कोविड के पहले एक मोबाइल डी एडिक्शन सेंटर खोला गया था जी, कि जिसमें बच्चे और बड़ों को मतलब एक तरह का ये एडिक्शन हो जाता है, नशा हो जाता है। जी 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 जी। तो उसके लिए डी एडिक्शन के लिए सेंटर भी खोला गया था, लेकिन बाद में कोविड काल में उसको बंद करना पड़ा। इतनी समस्या ये विकराल है। तो ये मोबाइल के नशे को छुड़ाने के लिए अभी तक फिलहाल तो कोई उपाय? उसके बच्चों के लिए तो उपाय माता पिता हैं। माता पिता अगर अपनी आदत ठीक रखेंगे, भाई हरकत क्या होता है ज्यादातर आजकल जो शहरों में न्यूक्लियर फैमिलीज है, जहाँ माता है, पिता है और बच्चा है जी, माँ को घर का काम भी करना है जी, बच्चा उसको डिस्टर्ब कर रहा है तो मोबाइल में पकड़ा दिया उसने जी जी जी, और अपना काम करने लगी। और बच्चों को खाना खिलाना है तो उन्होंने मोबाइल चला दिया, फिर अपना आराम से खाना खिला रहे हैं। तो ये चीजें अच्छी नहीं है जी, ये चीजें दिक्कत कर रही हैं। और जो बच्चे का ब्रेन जो है, हमारा आपका तो ब्रेन जितना बनना है उसकी ग्रोथ हो चुकी है। जो ब्रेन डेवलपमेंट है लगभग 7 साल तक उसके अंदर माइग्रेशन चल रहा होता है, ये सब चल रहा होता है। तो उस डेवलपिंग ब्रेन के ऊपर इन सब चीजों का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और सबसे जो दिक्कत है कि जो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग जी, उसमें दिक्कत होने लगती है। तो फिर वो वर्चुअल वर्ल्ड में ही बच्चा चलता रहता है, उसी दुनिया में रहता है, दुनिया में रहते हैं। उसको वास्तविक दुनिया के बारे में जानकारी नहीं रहती कि सच्ची दुनिया क्या है। सच्ची दुनिया में तो अपने मोबाइल की दुनिया मोबाइल की दुनिया में रहता है। चलिए डॉक्टर साहब, आपने हमसे बातचीत किया, बहुत अच्छा लगा। एक आखिरी में आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कोविड की तीसरी लहर आए उसके पहले हमारे दर्शकों को आप सावधान करते हुए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सावधानी जो बचाव आप अभी तक करते आ रहे हैं, जिसके लिए मास्क हमेशा पहने, घर के अंदर रहें चाहे ना पहने, लेकिन घर से बाहर निकलते ही मास्क पहने, और मास्क ठीक से पहने। मास्क पहनना ही नहीं, नाक आपकी बंद रहनी चाहिए, पूरे तरीके से नाक बंद रहनी चाहिए, मुंह खुले रहना चाहिए, मुंह भी ढका रहना चाहिए। ज्यादातर लोग अपना मुंह ढके रहते हैं, नाक बाहर निकाल लेते हैं, तो वो गलत है। और हाथ धोने वाली जो है उसको रखें, सैनिटाइजर रखें, सैनिटाइज करते रहें बीच बीच में, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें। तो बचाव ही इसमें आपकी जिंदगी बचा सकता है। ये घर के माता पिता करें। बिल्कुल, बच्चों को बचाने के लिए माता पिता बहुत जरूरी है। और जो सही सभी को मालूम है कि बचाव ही इसका एक रास्ता है, बाकी तो कोई विकल्प ज्यादा है नहीं। बीमार पड़ने से अच्छा है कि हम लोग उसका बचाव करके रखें, क्योंकि कोविड जिसको हुआ है कोविड वो डरता है, वो जान रहा है, लेकिन जिसको कोविड नहीं हुआ है उसकी गंभीरता नहीं समझ पाता है। चलिए ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए हम बहुत सारे आपके आभारी हैं। बहुत बहुत। तो आपने यहाँ डॉक्टर संजय मिश्रा को सुना। हमने डॉक्टर संजय मिश्रा से बच्चों को लेकर, बच्चों की बीमारियों को लेकर विभिन्न प्रकार के सवाल किए, जो निश्चित तौर पर आपके लिए उपयोगी होंगे। हम इसी प्रकार के कार्यक्रम लेकर पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए कैलाश शंकर तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।